आपको एक चीज़ ये बता दें कि जितने भी एमसीक्यूज कराए गए इस क्लास में या कल जो जेनेटिक्स की क्लास में कराए गए थे, सारे के सारे कभी न कभी आए हुए क्वेश्चन हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपने मन से बना के आपको उठा के दे दिया। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी न कभी जरूर आए हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और इस पर ध्यान दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्रीकल्चर। मैं नासिर जिलानी आप सबका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसकी पिछली वीडियो में मैंने जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक एमसीक्यूज आपको बताए थे जो हर एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आज के अपनी इस वीडियो में मैं डेयरी के कुछ बेसिक और टॉप एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो हर एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज के इस सेशन में मैं जितने भी आपको एमसीक्यूज बताने वाला हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन कभी ना कभी, बहुत पास्ट में नहीं, बहुत ज़्यादा पहले नहीं, अभी फिलहाल के ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। उन्हीं का मैंने एक सेट, एक कलेक्शन तैयार किया है और उनको लेकर आप लोगों के पास आया हूं। आप लोग इससे पढ़िए, अपने डाउट क्लियर करिए और तैयारी करिए। तो चलते हैं सेशन की तरफ। हम लोग का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव डेयरी ब्रीड ऑफ कैटल इन इंडिया। कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। इसमें आपकी जो ब्रीड दिया है वो पहला साहिवाल, दूसरा गिर, तीसरा हॉलिस्टीन फ्रिजिशियन और चौथा रेड सिंधी। अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। एक ट्विस्ट ये है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय साहिवाल है। हॉलिस्टीन फ्रिजिशियन को एक्सोटिक समझते हैं, यानी कि ये विदेशी नस्ल है। लेकिन क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भारत की नहीं पूछा है। अगर भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय पूछेगा तब हम साहिवाल को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये कह रहा है भारत में, तो हॉलिस्टीन फ्रिजिशियन चूंकि भारत में पाई जाती है तो हमारा राइट आंसर सी होगा, हॉलिस्टीन फ्रिजिशियन राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज लैक्टेशन पीरियड ऑफ ए काउ इज, यानी गाय का औसत दुग्ध काल कितना होता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लैक्टेशन पीरियड क्या होता है। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि लैक्टेशन पीरियड क्या होता है। लैक्टेशन पीरियड ये होता है, एक कोई भी पशु, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, बच्चा देने के बाद जितने दिन तक दूध देती है उसे उस पशु का लैक्टेशन पीरियड या दुग्ध काल कहा जाता है। उसे उस पशु का दुग्ध काल कहा जाता है। तो गाय का जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो लगभग होता है 305 दिन के आसपास। 305 दिन के आसपास होता है। अगर इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 महीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज डिफिशियंट इन मिल्क। ये पूछ रहा है कि दूध में कौन से विटामिन की कमी होती है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए पर विटामिन ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी पर विटामिन सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पर विटामिन डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी पर विटामिन B12 दिया है। चूंकि विटामिन सी जो होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, खट्टा होता है। अगर ये दूध में पाया जाएगा तो दूध फट जाएगा, तो दूध में विटामिन सी की कमी होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुर्रा इज ए हाई यील्डिंग ब्रीड ऑफ। मुर्रा निम्न में से किसकी उच्च उत्पादक नस्ल है, हाई यील्डिंग ब्रीड है। तो ऑप्शन दिया आपका काऊ, बफेलो, गोट, शिप। ये कॉमन क्वेश्चन है, जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी जानता है कि मुर्रा भैंस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बफेलो राइट आंसर होगा। मुर्रा जो है बफेलो की यानी भैंस की ब्रीड है जो सबसे ज़्यादा भैंस में दूध देने वाली
भैंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज। ये एक रोग होता है जो मुख्य रूप से कैटल्स में, गाय, भैंस, बकरी सभी में पाया जाता है। इसमें मुंह में और पैर में छाले पड़ जाते हैं, उनकी जीभ कट जाती है और उन्हें भोजन करने में तकलीफ होती है। उनके जीभ पर, उनके मुंह के अंदर, उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं। पशु लंगड़ा कर चलते हैं, सही तरीके से चल नहीं पाते। ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो ये जो एफएमडी डिजीज है, ये आप पहले ऑप्शन देख लीजिए। इसमें दिया है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। देखिए डिजीज का जो है क्लासिफिकेशन होता है, यानी किस पैथोजन के कारण कौन सा डिजीज हो रहा है। जैसे बैक्टीरिया के द्वारा लगने वाले रोग को बैक्टीरियल डिजीज कहा जाता है, वायरस के द्वारा लगने वाले रोग को वायरल डिजीज कहा जाता है। इसी तरह से फंगस के द्वारा जो रोग लगते हैं उन्हें फंगल डिजीज कहा जाता है। तो एफएमडी जो होती है वो एक वायरल डिजीज है। एफएमडी क्या होती है? एक वायरल डिजीज है। ये एक वायरस के कारण उत्पन्न होने वाली डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। एफएमडी इज ए वायरल डिजीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोग का, द गैस्ट्रेशन पीरियड ऑफ ए बफेलो इज अप्रोक्सीमेटली। भैंस का गर्भकाल लगभग होता है। गर्भकाल किसको कहते हैं? एक पशु अपने गर्भ में, अपने पेट में कितने दिन तक बच्चे को रखता है, यानी कि जब से वो प्रेग्नेंट होता है और बच्चे देने तक के बीच का जो पीरियड होता है, जो काल होता है, इसे ही कहते हैं गर्भकाल। तो भैंस में लगभग गैस्ट्रेशन पीरियड जो होता है 310 दिनों का होता है। लगभग 310 दिन भैंस अपने पेट में बच्चे को रखती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डुअल पर्पस कैटल ब्रीड। डुअल पर्पस ब्रीड क्या होती है? देखिए कुछ ब्रीड ऐसी होती हैं जो दूध के लिए स्पेसिफिक होती हैं, जिनको दूध के लिए जाना जाता है। कुछ होती हैं जो भारवाहक होती हैं, जो काम के लिए कैटल की ब्रीड होती हैं। और कुछ होती हैं जो दूध के लिए भी अच्छी मानी जाती हैं और काम के लिए भी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका क्या दिया है? जर्सी, हॉलिस्टीन और नॉन ऑफ दीज। जर्सी जो है ये दूध के लिए अच्छी नस्ल है। हॉलिस्टीन फ्रिजीशियन ये भी दूध के लिए मानी जाने वाली नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए आपका देखिए जो हरियाणा है, हरियाणा एक डुअल पर्पस ब्रीड है। ये दूध के लिए भी अच्छी मानी जाती है और इसके जो नर होते हैं ये भारवाहक कामों के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्मीना ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पश्मीना जो बहुत ही क्वालिटीदार ऊल होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्मीना ऊल हमें किससे प्राप्त होता है। पश्मीना ऊल जो हमें प्राप्त होता है वो होता है गोट से, बकरियों के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऊल फ्रॉम शीप इज कॉल्ड। देखिए शीप यानी भेड़, भेड़ से जो ऊल यानी ऊन को रिमूव करने की, निकालने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? भेड़ से ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है मॉल्टिंग। मॉल्टिंग बेसिकली होता है जब किसी की स्किन झड़ जाती है और नई स्किन डेवलप होती है तो उसे मॉल्टिंग कहते हैं। अपनी स्किन को चेंज करते हैं इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म। सी दिया है स्कोरिंग। स्कोरिंग कहते हैं कि डायरिया को, जैसे कैटल के बच्चों में काफ में लूज मोशन हो जाता है, उसे स्कोरिंग कहते हैं। कार्डिंग कहते हैं कपास के फाइबर से या ऊल से धूल गर्दे को निकालना, कार्डिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए जो आपका सियरिंग है, ये आपका राइट आंसर है। ऊल को निकालने की जो प्रोसेस होती है शीप से, इसको सियरिंग कहा जाता है।
भेड़ों से ऊल निकालने की प्रक्रिया को शियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन इन कैटल। मिल्क लेट डाउन यानी कि गाय में या कह सकते हैं मवेशियों में कौन सा वो हार्मोन्स है जिसके वजह से उनमें दूध उतारते हैं, कौन से हार्मोन्स की वजह से वो दूध उतारते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो पशुओं में दूध उतारने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछा हुआ है, द प्रोटीन कंटेंट इन काउज मिल्क इज अप्रॉक्सीमेटली। गाय के दूध में लगभग कितना प्रोटीन पाया जाता है। तो आपका दिया है 1 से 2%, ये बहुत कम है, इतना नहीं होता। सी नंबर देखिए आपका दिया 6 से 7%, ये लगभग भैंस के दूध में पाया जाता है। 8 से 10%, ये बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 3 से 4%, ये राइट आंसर है। गाय के दूध में लगभग 3 से 4% तक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच डिजीज इज नोन एज रानीखेत डिजीज। कह रहा है कि ये जो आपके पास 4 डिजीज का नाम दिया हुआ है, इनमें से कौन सी रानीखेत डिजीज है। देखिए, रानीखेत डिजीज मुर्गियों में लगने वाली एक बीमारी है, मुर्गियों में लगने वाला एक रोग है जो वायरस के द्वारा होता है, जो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। इसमें मुर्गियों के रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रभावित होता है। तो रानीखेत को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है न्यू कैटल डिजीज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, द टर्म काफ इज यूज्ड फॉर। ये कह रहा है कि जो काफ शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका, यंग गोट, यंग शिप, यंग बुफेलो, यंग कैटल। ये कह रहा है कि काफ शब्द किसके लिए यूज किया जाता है। तो काफ शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो गाय के बच्चे के लिए, यंग कैटल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मिल्किंग इन डेयरी फार्म इज। कह रहा है कि डेयरी के फार्म पे सबसे कॉमन कौन से तरीके से दूध निकाला जाता है। तो आप सब जानते हैं सबसे कॉमन दूध निकालने का तरीका हाथ से होता है। मशीन जो है ये हाईटेक फार्म में यूज होते हैं, बहुत बड़े स्केल पर फॉर्म होते हैं। अभी पूछ रहे कॉमन रूप से यानी सामान्य रूप से जो छोटी बड़ी डेयरियां हैं इनमें किस मेथड का यूज किया जाता है, हैंड मिल्किंग का यूज किया जाता है। मशीन मिल्किंग जो होती है ये बड़े लेवल पर होती है, ये कॉमन नहीं है, ये हाईटेक फार्म में यूज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनस पोल्ट्री ब्रीड ऑफ इंडिया। कह रहा है कि निम्न में से ये जो 4 आपके पास ब्रीड दे रखा है, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी भारत की नस्ल है, इसमें से कौन सी भारत की नस्ल है। तो आपके पास ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में असील, ऑप्शन बी में लेग हॉर्न। लेग हॉर्न जो होती है ये इटली की है, इटली की नेटिव डिजीज है, वहाँ की लोकल डिजीज, डिजीज नहीं ब्रीड है, ये इटली की लोकल ब्रीड है। हॉर्न्ड आइसलैंड रेड ये इंग्लैंड की नेटिव ब्रीड है। और वाइट पॉलीमोथ जो है ये अमेरिका की नेटिव ब्रीड है। अब ये इटली का हो गया, ये इंग्लैंड का हो गया और ये
अमेरिका का हो गया। बचा कौन हमारा? असील। तो भारत की कौन सी देसी नस्ल है? असील भारत की देसी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो दिया है द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग इज। कह रहा है कि मुर्गी के अंडे के लिए औसत उष्मायान काल होता है। सबसे पहले जान लो कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। एम्ब्रियो मुर्गी के अंडे में सूटेबल टेम्परेचर पर उस एम्ब्रियो से चिक डेवलप होना, एम्ब्रियो का मेच्योर चिक में डेवलप होकर अंडा फूटने के लिए जब तैयार होता है तो उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसको नेचुरली मुर्गी खुद करती है, अंडा देकर उस पर बैठकर उसको इंक्यूबेट करती है, और आर्टिफिशियली इंक्यूबेटर का यूज किया जाता है जिसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करके मुर्गी के अंडे को हैचिंग के लिए तैयार किया जाता है, उससे चिक निकाला जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड मुर्गियों की जो होती है वो 21 दिन होती है। मुर्गियों में इंक्यूबेशन यानी अंडे से चिक बनने की जो प्रोसेस होती है वो 21 दिन की होती है। 21 दिन के बाद मुर्गी के अंडे फूटना, हैचिंग होना उनमें शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज इन पोल्ट्री। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मुर्गी का वो रोग है जो वायरस के द्वारा होता है। जो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। तो यहां पर बात करें तो 4 डिजीज दिया है। पहला है मार्कस डिजीज, दूसरा है कोक्विडियोसिस। इसमें क्या होता है? ये प्रोटोजोआ के द्वारा लगने वाला रोग है। नेक्स्ट होता है एस्परजिलोसिस, ये फंगस के द्वारा लगने वाला है। नेक्स्ट है साल्मोनेलोसिस, ये बैक्टीरिया के द्वारा लगने वाला रोग है। तो ये आपका प्रोटोजोआ के माध्यम से हो गया, एस्परजिलोसिस फंगस के माध्यम से हो गया, और साल्मोनेलोसिस जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा हो गया। तो ये तीनों यहीं पर आपके खत्म हो जाते हैं, ये तीनों यहीं पर खत्म हो जाते हैं। बचा कौन सा हमारा? बचा हमारा मैरेकस डिजीज। तो मैरेकस डिजीज जो होती है ये वायरल डिजीज होती है। समझ में आ गया? जब ये आपका प्रोटोजोआ के द्वारा हो गया, एस्परजिलोसिस फंगस के द्वारा हो गया, साल्मोनेलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा हो गया, तो बचा कौन सा हमारा? मैरेकस डिजीज। तो यही आपका राइट आंसर है, ये वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हॉर्न्स फ्रॉम द कैटल इज कॉल्ड। कह रहा है कि पशुओं में सींग हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है आपके पास, नॉचिंग, डॉकिंग, कैस्ट्रेशन। देखिए नीचे से अगर हम शुरू करें तो नॉचिंग जो है ये पिग्स में की जाती है, सुअरों में किया जाता है। उनके कान पर निशान बना दिए जाते हैं, उनके कान पर कट कर दिया जाता है, छोटे छोटे छेद बना दिए जाते हैं पहचान के लिए, इसे कहा जाता है नॉचिंग। ये सुअर में किया जाता है। दूसरा है डॉकिंग। डॉकिंग में पशुओं की पूंछ को काट कर हटा दिया जाता है जिससे कि ब्रीडिंग में उनको आसानी होती है और दूध वगैरह दूहने में वो गंदगी नहीं करते। हाइजीन पर्पज से भी डॉकिंग की जाती है, पूंछ को काटकर हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन को कहते हैं बधियाकरण। जब किसी मेल जानवर के टेस्टिस को निकाल दिया जाता है सर्जिकल मेथड से या किसी भी ट्रेडिशनल मेथड से, तो उसे कैस्ट्रेशन कहते हैं, यानी बधियाकरण। मेल जो है रिप्रोडक्शन के लायक नहीं रहता है, तो ये कैस्ट्रेशन हो गया, बधियाकरण। डॉकिंग में पूंछ काट कर हटाया जाता है, नॉचिंग में कान पर निशान बनाया जाता है। सींग हटाने की प्रक्रिया को ऑप्शन नंबर है डी हॉर्निंग कहते हैं। डी हॉर्निंग क्यों की जाती है? क्योंकि जब बड़े लार्ज स्केल पर पशुओं को पाला जाता है तो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को जख्मी करते हैं, और फिर उसके देखभाल करने में, उन्हें भूसा पानी चारा देने में भी जो वर्कर होते हैं उनको सींग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जहाँ पर बड़े लेवल पर फार्मिंग की जाती है वहाँ पर पशुओं की सींग को काट दिया जाता है, उनके सींग पर केमिकल भी यूज किया जाता है। वो एक अलग प्रोसेस है, बायोकेमिकल
तो केमिकल का यूज करके उनकी सिंग को हटा दिया जाता है या वैसे ही कट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डी हार्निंग। तो ऑप्शन नंबर ए यानी डी हार्निंग आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फीड फॉर पोल्ट्री। कह रहा है कि मुर्गियों के लिए सामान्य आहार क्या है। सामान्य आहार आपका ऑप्शन दिया है शुगर केन, गन्ना। आप जानते हो मुर्गियों को कौन गन्ना खिलाता है, ये तो वैसे ही रॉन्ग आंसर है। काटन भी नहीं खिलाया जाता, काटन खाने की चीज़ नहीं है, वो भी पोल्ट्री के मुर्गियों के। तो ये दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। नेक्स्ट अब बचा कौन सा, मेज और मस्टर्ड। आप इसमें अंदाज़ा लगा लो कि मुर्गियों के लिए मक्का के दाने खिलाने में सही रहेंगे कि या सरसों के दाने। तो आप कॉमन सी बात है कि मक्का के दाने यानी कि मकाई के दाने उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है गए। मुर्गियों के लिए जो कॉमन फीड है वो क्या है, मक्के के दाने। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म हीफर रेफर टू। कह रहा है कि ये जो हीफर शब्द है ये किसको डिनोट करता है। हीफर शब्द से क्या तात्पर्य है या ये किसको संदर्भित करता है। देखिए, हीफर शब्द कहते हैं कि ऐसे जवान गाय जो अभी बच्चा नहीं दी है उसके लिए हीफर शब्द का यूज किया जाता है, जिसको हम अपने भाषा में बछिया बोलते हैं। तो हीफर शब्द जो होता है ये ऐसे गाय के लिए यूज किया जाता है, यंग फीमेल काऊ बिफोर फर्स्ट कॉल्विंग। पहला बच्चा देने से पहले जो जवान गाय होती है उसके लिए हीफर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में आप देख लो, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा, यंग फीमेल काऊ बिफोर फर्स्ट कॉल्विंग। जवान मादा गाय पहला बच्चा देने से पहले क्या कहलाती है, हीफर कहलाती है। ठीक, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, विच ब्रीड ऑफ गोट। कहता है निम्नलिखित में से ब्रीड ऑफ गोट नोन इज फॉर हाई मिल्किंग प्रोडक्शन। कह रहा है कि इनमें से कौन सी बकरी की वो नस्ल है जिसे अधिक दूध देने के लिए जाना जाता है या अधिक दूध देने के लिए फेमस है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि बकरियों में दो तरह की ब्रीड होती हैं, तीन तरह की बेसिकली। एक होती हैं वो मिल्क पर्पस से, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। एक होती हैं मिल्क एंड मीट दोनों के लिए, और एक होती है मीट पर्पज के लिए। ठीक, एक मांस के लिए मांस के लिए बकरी होती है, एक मांस दूध दोनों के लिए होती है, और एक केवल दूध के लिए होती है। तो जो दो चीज़ों के लिए होती है उन्हें डबल पर्पज ब्रीड कहा जाता है, डुअल पर्पज ब्रीड कहा जाता है, दुई कांजी नस्लें कहा जाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है बंगाल बीटल, ये डबल पर्पज ब्रीड है, और सिरोही भी आपकी डबल पर्पज ब्रीड है। मालाबारी आपकी मांस के लिए अच्छी ब्रीड मानी जाती है, और दूध के लिए जो सबसे अच्छी ब्रीड मानी जाती है बकरियों की वो है जमुनापारी। जमुनापारी क्या है, बकरियों की अधिक दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ डोमेस्टिक फाउल। कह रहा है कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम, पंछियों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले ओविस एरिस। ओविस एरिस ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। कैप्रा हिरकस ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है। बॉस इंडिकस ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका, गैलस गैलस डोमेस्टिकस। तो मुर्गियों का जो डोमेस्टिक नाम है वो क्या है, गैलस गैलस डोमेस्टिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है हमारे पास वो है, विच मिनरल डिफिशियंसी कॉजेज मिल्क फीवर इन कैटल। ये कह रहा है कि कौन सा मिनरल है जिसकी कमी की वजह से, कौन सा खनिज है जिसकी कमी की वजह से कैटल के अंदर, मवेशियों के अंदर मिल्क फीवर देखने को मिलता है। मिल्क फीवर बेसिकली एक डिजीज होती है कैटल में, बेसिकली ये गाय में देखी जाती है, भैंस में भी होता है।
इसमें गाय या भैंस बैठ जाती है, सीने ज़मीन पर रख देती है, अपने सर को एक तरफ मोड़कर अपने शरीर पर रख लेती है, उठने में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और दूध देना बंद कर देती है। अक्सर ये बच्चा देने के बाद होता है, जब गाय लैक्टेशन पीरियड में, भैंस लैक्टेशन पीरियड में रहती है, तब ये बीमारी देखने को मिलती है। और इसमें शरीर का तापमान हाई नहीं होता, नाम में फीवर जरूर है, लेकिन इसमें शरीर का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है। समझ में आ रहा है? फीवर से आपको ये लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह चढ़ जाते हैं, तो नाम में ज़रूर फीवर है, लेकिन इसमें गाय के शरीर का तापमान कम हो जाता है। और ना ये किसी वायरस के द्वारा होता है, ना बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ना फंगस के द्वारा, बल्कि अधिक दूध देने वाली गाय जो होती हैं उनकी सही से जब देखभाल नहीं होती, उनमें कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी से उनमें मिल्क फीवर रोग देखने को मिलता है। अक्सर ये 2-3 ब्यात के बाद होता है, यानी 2-3 बच्चे देने के बाद ये समस्या देखने को मिलती है। अगर वो दूध अधिक दे रही है और उसको उचित पोषण प्रबंधन नहीं किया गया, उसको उचित दाना पानी नहीं दिया जाता, तो उनमें मिल्क फीवर की समस्या दिखाई देती है। मिल्क फीवर रोग जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पोल्ट्री फार्म इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। कह रहा है कि भारत में जो है पहला मुर्गी फार्म कब इस्टेब्लिश हुआ। ऑप्शन नंबर आपका दिया है 1886, 1920, 1947, 1965। इसका मतलब ये है, आपको अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, अलग अलग चीज़ें आती हैं। देखिए यहाँ पर जो है 3 चीज़ें हैं मुर्गी को फार्म को लेकर। मुर्गी को फार्म को लेकर पहला जो है वो है 1912 एटा यूपी में। 1912 यूपी के एटा में एक ऑर्गेनाइज्ड मुर्गी फार्म खुला था। और फिर इसी तरह से 1923 में बेंगलोर में मुर्गी फार्म गवर्नमेंट के द्वारा खोला गया था। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि आंसर कौन सा सही है। तो देखिए 3 आंसर आते हैं, एक 1886 है, दूसरा 1912 है और नेक्स्ट 1923 है। तो अगर ये पूछा जाए कि ऑर्गेनाइज्ड मुर्गी फार्म कब खुला था, इसमें मिशन पोल्ट्री फार्म के तहत कब खुला था, तो 1912 एटा में खुला था, यूपी के एटा जिले में। अगर गवर्नमेंट के द्वारा कहाँ खोला गया, तो ये 1923 बेंगलोर में खोला गया। और अगर सिर्फ पूछता है कि भारत में मुर्गी फार्म पहला कब खुला था, वो 1886 में है। ये अब ऑर्गेनाइज्ड तरीके से भारत में खोला जाने वाला पहला मुर्गी फार्म था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोट ब्रीड। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी बकरी की नस्ल नहीं है। तो आपका ऑप्शन देख लो क्या दिया हुआ है, बीटल, कड़कनाथ, बर्बरी और उस्मानाबादी। आप सब जानते हो कि कड़कनाथ जो है ये मुर्गी की ब्रीड है, ये बकरी की ब्रीड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कड़कनाथ क्या है, ये मुर्गी की नस्ल है और इसको बकरी की ब्रीड है। बीटल भी बकरी की नस्ल है, बारबरी भी बकरी की नस्ल है, उस्मानाबादी भी बकरी की नस्ल है। जो बकरी की नस्ल नहीं है वो कड़कनाथ है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, हम आपके लिए हर तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। इसके अलावा सेमेस्टर वाइज लेक्चर नोट्स भी बहुत जल्दी अपलोड होने लगेंगे, एक सेमेस्टर के, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास लाएंगे। आपको एक चीज़ ये बता दें कि जितने भी एमसीक्यूज कराए गए इस क्लास में या कल जो जेनेटिक्स की क्लास में कराए गए थे, सारे के सारे कभी न कभी आए हुए क्वेश्चन हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपने मन से बना के आपको उठा के दे दिया। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी न कभी जरूर आए हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और इस पर ध्यान दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।